हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंस्पायर एजुकेशन। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है ज्योग्राफी क्लास 10 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज क्या होते हैं और किस तरीके से उन्हें हम अपने फ़ायदे के लिए उनका डेवलपमेंट करते हैं, इनके बारे में हम आज का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना हमें ज़रूरी है कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। देखिए, रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम रिसोर्स कहते हैं कि हर वो चीज़ जो इंसान के काम आ सके वो रिसोर्सेस है। लेकिन रिसोर्स का डेफिनेशन जो है, इसका दायरा भी इससे भी कहीं ज़्यादा है। अगर हम लोग और चीज़ों के बारे में बात करें तो रिसोर्स शुड सेटिस्फाई आवर नीड्स, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। मैं एग्जांपल दूंगा। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम उसे एक्सेस कर सकें। और इकोनॉमिकली फिजिबल, वो उसे हम मतलब वो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए कि क्या वो चीज़ हम उसे अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, ये भी देखा जाता है रिसोर्स को। और कल्चरली एक्सेप्टेड, क्या कल्चर समाज उसे एक्सेप्ट करता है कि नहीं, तब हम जाके कहते हैं कि वो रिसोर्स है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज के क्या क्या हम एग्जाम्पल मान सकते हैं। अब देखो, हवा हमारे लिए रिसोर्स है, बिल्कुल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि हवा से हम कूल चीज़ों को कूल करते हैं। या फिर यूँ कहो कि अगर हमें स्वेटिंग आता है तो हम अगर फ़ैन चला दें, हवा का इस्तेमाल से हम लोग क्या करते हैं, एवापोरेट होता है, स्वेटिंग एवापोरेशन होता है। इसके अलावा आपने पैकेट्स में भी देखा होगा, लेज के पैकेट्स में तो एयर ही भरी जाती है, तो उसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारे लिए रिसोर्स है। और क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, हम किसी भी चीज़ को रिसोर्स तभी मानेंगे जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी हो, यानी उस चीज़ को एक्सेस करने का हमारे पास टेक्नोलॉजी हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए विंड चलती है, उसे हम लोग रिसोर्स मान रहे हैं, हवा। अब उस हवा को हम रिसोर्स मान रहे हैं, तो क्या विंड से एनर्जी जनरेट नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है? बिल्कुल है। वो टेक्नोलॉजी के सहारे ही हम क्या करते हैं, एनर्जी में एयर को कन्वर्ट करते हैं। तो वी शुड हैव सम सेंस ऑफ सम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इकोनॉमिकली वाइबल, आपके ज़मीन के नीचे बहुत सारा पेट्रोल हो अगर आपको लगता है, बट उस पेट्रोल को ड्रिल करने में ही कॉस्टिंग जो है, लागत जो है ज़्यादा आ जाए इन कंपेरिजन टू कि वो पेट्रोल अगर मार्केट में बेचा जाए, तो क्या ये इकोनॉमिकली वाइबल है? क्या इकोनॉमिकली फिजिबल है? नो, नॉट एट ऑल। आपने सोन नदी का नाम सुना होगा। आपने अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे सोने के दाने को या सोने के कण को चुना जाता है। तो अगर देखा जाए तो क्या ये इकोनॉमिकली वाइबल होगा? क्या इकोनॉमिकली फिजिबल होगा सोने को इतने सारे बालू के रेत में ढूंढना? बिल्कुल भी नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम रिसोर्स मान रहे हैं, क्या वाकई में वो हमारे लिए कारगर है? फॉर एग्जाम्पल, आप मिट्टी में हो, आप हम लोग के पैर के नीचे मिट्टी है, बिल्कुल मिट्टी है। अगर इस मिट्टी में कंकड़ हो, तो अगर कंकड़ की संख्या ज़्यादा है तो हम उसे क्या मानेंगे? उसे एक रिसोर्स मान लेंगे। बट एक दो कंकड़ हो, एक दो पत्थर हो, तो हम मानते हैं कि भैया ये हमारे लिए अभी रिसोर्स नहीं है। सेंस बात है ना, कि सिंपल सी बात है ना, कि क्या वो इकोनॉमिकली हमारे लिए फिजिबल है? क्या हम उसे अफोर्ड कर पा रहे इकोनॉमिकली? आपके ज़मीन के नीचे जैसे हमने बताया, पेट्रोल अगर होगा तो तेल निकालने में अगर कॉस्टिंग 10 करोड़ की पड़ रही है और आप उसे बेच रहे हो 5 करोड़ में, तो जाहिर सी बात है ये दिस इज़ नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल। तो कहने का मतलब ये कि हम उसे रिसोर्स नहीं मान रहे हैं, उसे रहने दे रहे हैं। रहने दो, ज़मीन के अंदर रहने दो, क्योंकि निकालोगे तो कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ जाएगी। तो दैट इज़ नॉट रिसोर्स फॉर अस। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, इसे समझना ज़रा। अमेरिका का एक स्टेट है मियामी, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लीजिए, एक छोटा सा आइलैंड स्टेट है। अब वहाँ पे क्या, वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ों को इंस्टॉल होने से रोकते हैं। वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन लगातार होते रहते हैं। उनका मानना है कि नेचर
नेचर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। वहाँ पे एक्चुअली आकाश बहुत ही क्लियर दिखते हैं, शांत इन्वायरमेंट है। रिसर्च, स्पेस रिसर्च के एक्सप्लोरेशन के लिए वो परफेक्ट जगह है। तो अमेरिका चाहता है कि वहाँ पे वो बड़ा बड़ा टेलीस्कोप इंस्टॉल करें, बट वहाँ के लोग इसका विरोध करते हैं। उनका ये मानना है कि नहीं, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये हमारे सो कॉल्ड गॉड, जो भगवान मानते हों, उन्हें लगता है कि ये उनमें दखल अंदाजी है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि क्या हमारे और आपके लिए टेलीस्कोप रिसोर्स है कि नहीं है? बिल्कुल है भैया। लेकिन चूंकि उनको, वो क्या समझते हैं, वो टेलीस्कोप को वो रिसोर्स नहीं समझ रहे हैं, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो रिसोर्स है उनके लिए। समझ में आ रही है बातें? मान लो कोई वेजिटेरियन है और कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन के सामने आप नॉन वेजिटेरियन फूड रख दोगे तो क्या उसके लिए वो रिसोर्स है? बिल्कुल नहीं है, वो ताकेगा तक नहीं। शेर के लिए घास रिसोर्स नहीं है और गाय के लिए मांस रिसोर्स नहीं है। इसका मतलब मैं कहने ये चाहता हूँ कि कल्चर भी उसको एक्सेप्टेंस देता हो। अगर वो एक्सेप्टेंस देता हो तो हम मानते हैं कि वो रिसोर्स है। तो रिसोर्स के अलग अलग आयाम हैं, रिसोर्स के अलग अलग डायमेंशन हैं। हम किसे रिसोर्स मानेंगे, ये हमें इन तीनों फैक्टर को कंसिडर करने के बाद पता चलता है। तो ये तो हो गई बात रिसोर्स की। वैसे चैप्टर लंबा है, चैप्टर थोड़ा लंबा जाएगा। मैं कोशिश करूँगा इसे 2 पार्ट या 3 पार्ट में कंप्लीट करूँ, और मेरी कोशिश होगी कि मैं चीज़ों को आपके सामने रख दूँ कि ताकि आप समझ सकें। तो बात करते हैं रिसोर्स के क्लासिफिकेशन की। रिसोर्स को कितने कैटेगरी में बांटते हो? देखो भाई, रिसोर्स जो होते हैं आप उसको अलग अलग लेवल पे बांट सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में मेजरली इसको 4-5 ग्रुप में बांटे गए हैं। तो उनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। फिर अगली क्लास में इनसे आगे जो भी टॉपिक हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 क्लास में इस चैप्टर को हम लोग रैप अप कर देंगे। समझ रहे हो? तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन। अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, व्हाट इज ऑरिजिन? ऑरिजिन मतलब क्या होता है? शुरुआत। शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, इस धरती पे 2 टाइप के कंपोनेंट हैं, एक है बायोटिक, एक है एबायोटिक। और लाइफ के लिए दोनों के दोनों होना जरूरी है। पहले समझ लेते हैं कि बायोटिक एबायोटिक होता क्या है। बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ है, और एबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं है। बट चूंकि जिसमें लाइफ नहीं है, अगर वो ना हो तो लाइफ भी नहीं होगी। कहने का मतलब ये कि हम इंसान लाइफ है, बिल्कुल है। एयर लाइफ है, बिल्कुल नहीं। वाटर लाइफ है, बिल्कुल नहीं। लैंड लाइफ है, बिल्कुल नहीं। एनिमल्स लाइफ है, बिल्कुल है। एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन हो, इन्हें सरवाइव करने के लिए क्या एयर की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या इन्हें वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी? यानी जब ये बायोटिक की प्रेजेंस होती है तो लाइफ शुरुआत होती है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि बायोटिक रिसोर्स हमको किसको कहेंगे? बायोटिक रिसोर्स उसे कहेंगे जो हम नेचर से प्राप्त करते हैं, हमारे आसपास हैं, हमारे बायोस्फीयर के अंदर हैं। क्या क्या है बायोटिक? जिसमें लाइफ है। क्या है? फ्लोरा एंड फौना, जीव जंतु, ह्यूमन बींग्स, जिसमें लाइफ है वो हमारा बायोटिक हो गया। ये बायोटिक मतलब क्या हुआ? वो चीज़ें जिसमें लाइफ नहीं है। मैंने पहले ही कहा ना कि बायोटिक एबायोटिक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए टू सस्टेन लाइफ। अभी एटमॉस्फेयर हटा दो, अर्थ विल बी बैरन, बंजर हो जाएगी विदाउट लाइफ। वाटर को हटा दो, लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे। वही समुंदर का पानी पीते रहेंगे, ठंडा ठंडा, गरम गरम, डिपेंडिंग अपॉन कि वेयर आर यू। सॉल्टी वाटर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है खपत। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है खपत। अब देखो कोई भी चीज़ शुरू होती है ना, वो चीज़ें ख़त्म भी होती हैं, लेकिन मदर नेचर जो है इसको अलग व्यू से देखती है। मदर नेचर क्या करती है? कुछ चीज़ों को दोबारा रीजनरेट कर देती है, और कुछ चीज़ें बहुत टाइम लगते हैं उन्हें रीजनरेट होने में। ध्यान दो, मैंने क्या कहा है? बहुत टाइम लगते हैं रीजनरेट होने में। इसका मतलब ये कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो ख़त्म एकदम से नहीं होती है, वो फिर बनती है। कोई बहुत जल्दी बन जाती है, कोई लेट से बनती है, बहुत समय लेती है बनने में। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करें
तो एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेस, सब लोग आप सभी अवेयर हो, रिन्यूएबल मतलब जिसे रिन्यू किया जा सके, बार बार इस्तेमाल किया जा सके। सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ये सारे के सारे हमारे एनर्जी क्या है, ये हम इन्हें रिसोर्स के रूप में मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये बार बार आते हैं। सन की लाइट बार बार आती है, वाइंड लगातार बहते हैं, पानी लगातार बहती है, तो उसे हम रिन्यू करते रहते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, जिसको एक बार ख़त्म कर दिया तो वो गया, लेकिन वो जब आएगा उसी फॉर्म में बहुत समय लग जाएंगे। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, धरती के अंदर लिमिटेड अमाउंट में ही तो मिनरल्स हैं, और जो भी कुछ नए मिनरल्स आते भी हैं वो वोल्केनिक इरप्शन से आते हैं। तो मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज के कैटेगरी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक, मालिकाना हक की हम बात कर रहे हैं। क्या है मालिकाना हक भाई? देखो, आप किसी भी रिसोर्स पे अलग अलग तरीके से मालिकाना हक रख सकते हो, या अलग अलग लोगों का, समुदाय का मालिकाना हक हो सकता है। एक तो हो सकता है इंडिविजुअल रिसोर्स, मतलब ये कि किसी खास व्यक्ति का उसके ऊपर मालिकाना हक होगा। आपके पास पैसे हैं, या आप जमींदार परिवार से हैं, तो आपके पास बहुत सारा ज़मीन होगा। पैसे हैं इन द सेंस कि आप बिजनेस कर सकते हो, प्लांटेशंस की एक लीज पे ले सकते हो ज़मीन। टी गार्डन्स, लोग रहते हैं मुंबई में बिजनेसमैन, और उनका गार्डन कहाँ है, दार्जिलिंग में है। तो प्लांटेशन हो गया। वेल, वाटर इन वेल, आप अपने घर के अंदर कुएं खुदवा लो, अपने ज़मीन पे कुएं खुदवा लो। प्लॉटिंग तो की ही जाती है। हाउस, ये सब क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स मतलब क्या होता है, ऐसा रिसोर्स जिसपे कम्युनिटी का हक हो, कम्युनिटी का अधिकार हो। समझ में आ रही है बातें? कम्युनिटी का अधिकार हो, नाम से ही लग रहा है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। शहरों में हम किसे मानेंगे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज? जैसे प्लेग्राउंड, कोई मना करता है क्या खेलने से? नहीं करता। पार्क, इसके अलावा पिकनिक स्पॉट्स, ग्रेजिंग ग्राउंड, घास चढ़ने की जगह, ये सब क्या है, हमारे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज है। बराबर। ऐसे वैसे जंगलों, अगर हम जाओ जंगलों में बात करें अगर हम लोग, वहाँ पे इंडिविजुअल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, समझे? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, समुदाय का जंगल पे अधिकार होता है। कोई लैंड की बाउंड्री नहीं होती है, कोई एक डिमार्केशन नहीं होता है, सब रिसोर्सेज को मिल बांट के कंज्यूम करते हैं, और उनकी डिमांड, उनकी ज़रूरतें वहाँ से पूरी भी हो जाती है। चलिए खैर आगे देखते हैं। तीसरा, नेशनल रिसोर्स, नाम ही लग रहा है ना, नेशनल रिसोर्स, राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र का रिसोर्स है। तो ये हम किसे मानेंगे, नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स किसे मानेंगे, राष्ट्र की संपत्ति क्या क्या है? अगर आप ध्यान से सोचो, राष्ट्र की संपत्ति में क्या स्पेस नहीं आता है? इसरो राष्ट्र की संपत्ति है। इंडियन रेलवेज राष्ट्र की संपत्ति है। इसके अलावा पोर्ट्स राष्ट्र की संपत्ति है। अब तो खैर बहुत सारे पोर्ट्स प्राइवेट भी किए जाने लगे, इंडिविजुअल, बट यस राष्ट्र की संपत्ति। इंडियन रेलवेज तो राष्ट्र की संपत्ति हैं। इसके अलावा जो नेशनल पार्क्स हैं हमारे इंडिया में, वो सब के सब क्या है, राष्ट्र की संपत्ति हैं। मिनरल्स, ये क्या है, राष्ट्र की संपत्ति है। इन सब के अलावा भी जो लैंड है वो भी राष्ट्र की संपत्ति है। मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है इंडिया का, साउथ इंडिया, कोशिश है मेरी साउथ इंडिया की ड्रॉ करने की, क्योंकि जो वाटर बॉडीज एरिया है मैं उन्हें ही पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। देखो जी, लैंड जो है वो तो नेशनल रिसोर्स है ही, साथ ही साथ लैंड यानी इसकी जो सी कोस्ट है, उससे अगर 12 नॉटिकल माइल्स आप चले जाओ वहाँ तक भी नेशनल रिसोर्स होता है। मतलब समंदर से 12 नॉटिकल माइल, तकरीबन 25 से 18 किलोमीटर या 16 किलोमीटर के आसपास आप दूरी तक जाओगे तो वो भी इंडिया का ही पार्ट है, समझ रहे हो? अब अगला आ जाता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स यानी 200 नॉटिकल माइल्स के बाद की जो ज़मीन होती है, जो ओशन होता है, उसे हम क्या मानते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स। इसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं, मतलब किसी देश का उस पर अधिकार नहीं है, लेकिन है तो समंदर, कौन सा अधिकार जमा है? तो इसके लिए एक इंटरनेशनल बॉडी बनी है, उनसे परमिशन लेना होता है कि क्या हम उस एरिया में रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आजकल एक कंसेप्ट चला है डीप रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल,
इस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग कंट्री अपने हिसाब से इन इंटरनेशनल रिसोर्स को एक्सेस करना चाहती हैं, बट इनकी एक बॉडी बनी हुई है, सारे कंट्री उस पर हामी भरते हैं, तभी वो कंट्री उसमें एक्सप्लोरेशन करती है। खैर, तो ये हो गया इंटरनेशनल रिसोर्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पे समझना होगा आपको, यहाँ पे समझना होगा, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, बट कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का जो विकास होता है तो वो किस चरण में है, विकास का चरण, विकास का चरण या अवस्था, यानी जिस रिसोर्स को आप रिसोर्स मान रहे हो वो किस चरण में है, उस आधार पर भी हम रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं। पहला है हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, संभावित, यानी कोई चीज़ संभावना है उसमें, क्योंकि नाम में है रिसोर्स, यानी कि हम लोग संसाधनों की बात कर रहे हैं। कोई चीज़ है जिसमें पॉसिबिलिटी है कि वो रिसोर्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे मैंने भी बताया ना कि आपके ज़मीन के नीचे कोयला हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी ज़मीन के नीचे कोयला हो सकता है। अगर मैंने एरियल सर्वेक्षण करवाया या किसी सरकार ने एरियल सर्वेक्षण करा और पता चला आपकी ज़मीन के नीचे क्या है, रिसोर्स है, कोयला है, तो वो क्या है, हमारा पोटेंशियल रिसोर्स है। आप उसको इस्तेमाल नहीं ना कर रहे हो, अभी नहीं कर रहे हो ना। इसके अलावा कितनी नदियाँ बहती हैं, क्या उनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करने की क्षमता है कि नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वही है, नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियल है कि नहीं उसके अंदर? बिल्कुल है। डेवलप्ड रिसोर्सेस, ऐसा रिसोर्स जिसमें संभावना भी है और उसे हम इस्तेमाल में भी ला रहे हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु स्टेट्स। इन स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि विंड पावर को प्रमोट किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि वो अंतिम चरण में है, मैच्योर्ड चरण में है, मैच्योर्ड स्टेटस में, स्टेज में है। कौन? विंड एनर्जी, हवाएं हैं, पता था पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ पे, ट्रैप कर लिया, मशीनें लगा दी, इंस्टॉल कर दी, एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो वो डेवलप, यानी कि जो अभी प्रेजेंटली जो रिसोर्सेस को आप इस्तेमाल कर रहे हो वो हमारा क्या हो गया, डेवलप्ड रिसोर्सेस। अब जैसा मैंने बोला ना, ये 4 सेक्शन जो है ना बच्चे को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन घबराना नहीं, यहाँ पे अब फिर से कनेक्ट करना। पोटेंशियल के बारे में मैंने क्या बताया, संभावना। अब इसी पोटेंशियल को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, स्टॉक पे। स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का हिंदी में आप क्या कहोगे, भंडारण, संचयन। स्टॉक है, और दुकानों में जाते हो तो कहता है ना कि हाँ भैया इस चीज़ का स्टॉक है, तो भंडारण या संचयन। आप नेचर में देखो कितनी सारी चीज़ें हैं मौजूद जिसको हम लोग अभी एक्सेस भी नहीं कर रहे हैं, और जिनमें पॉसिबिलिटी है कि वो रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब जैसे मैं फिर वही वाटर वाला एग्जांपल लेता हूँ, H2O, वाटर। क्या वाटर में पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो एनर्जी के रूप में इस्तेमाल हो? वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दो, हाइड्रोजन, फ्यूचर इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करो। H2O को आप डैम बना दो, पानी को स्टोर करो, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या करेगा, वो नीचे गिरेगा, उसे आप इस्तेमाल कर लो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, कर सकते हो ना। यानी आपके पास है, पड़ा हुआ है, आपके पास ये है, पड़ा हुआ है, समझ रहे हो? तो ये हो गए हमारे स्टॉक। रिजर्व जो होता है ये स्टॉक का ही पार्ट है, तो जो मैंने स्टॉक में बोला उसी को थोड़ा सा आप गहराई में जाओ और रिजर्व को समझो। रिजर्व किसे हम कहेंगे, जैसे मैंने बोला ना, पानी को अलग अलग रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी को अगर हम एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी को हम एज ए फ्यूल भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। H2O मैंने बोला ना, हाइड्रोजन अलग कर लो, उसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करो। तो रिजर्व क्या होता है कि चीज़ें पड़ी हुई हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप चाहो तो फ्यूचर में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। रिजर्व पड़ा हुआ है, मौजूद है, लेकिन अभी आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, आप उसके ऊपर अभी कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ें हैं।
आई होप कि ये क्लासिफिकेशन वाला जो सेगमेंट है वो भी आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं कहता हूँ, ये रिजर्व और स्टॉक का जो कंसेप्ट है, दे आर को रिलेटिव, दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक ही हैं। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊँ छोटा सा, अगर मैं यहाँ पे स्टॉक लिखूँ तो ये हो गया रिजर्व और ये हो गया स्टॉक, तो जो मैंने स्टॉक में बोला ना वही रिजर्व है। ओके, तो ये रहा हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का छोटा सा वीडियो। मैंने बताया कि ये वीडियो जो है वो 2 या 3 सेक्शन में जाएगा। तो क्या क्या हमने बात की, हमने बात की रिसोर्स के बारे में कि कोई भी चीज़ जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे रिसोर्स है, लेकिन इसके अलावा भी 2 चीज़ें कंडीशन है जो कि हमें देखना होगा। वो ये कि टेक्नोलॉजिकली वो एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, जो हम पैसा लगा रहे हैं क्या उतना पैसा वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, कल्चर भी एक्सेप्ट करता हो। हिंदू समाज में आप बीफ को एक्सेप्ट नहीं करते हो एज ए रिसोर्स, आप बीफ को एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, कल्चर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो कल्चर एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए रिसोर्स के रूप में, जिसको हम मान रहे हैं रिसोर्स। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो मैंने बताया था कि ऑरिजिन के आधार पे बायोटिक, एबायोटिक जो चीज़ नेचर से प्राप्त होता है, बायोटिक जिसमें लाइफ होता है, एबायोटिक के बारे में बताया था जो नॉन लिविंग थिंग से बने हैं वो एबायोटिक हो गए। एग्जॉस्टिबिलिटी खपत के आधार पे कुछ चीज़ें खपत जल्दी हो जाती है, कुछ चीज़ें जल्दी से रिन्यू हो जाती है, कुछ चीज़ें रिन्यू होने में बहुत समय लगाती है। तो जो बहुत समय लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे फॉसिल फ्यूल, मिनरल। रिन्यूएबल में मैंने बताया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब के सब क्या है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के। ऑनरशिप की बात कहते हैं इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट पर्सन का संपत्ति होगा वो इंडिविजुअल रिसोर्स। कम्युनिटी, समाज का हकदारी होगा, हिस्सेदारी होगा, कम्युनिटी रिसोर्स। नेशनल में मैंने बताया पूरा राष्ट्र का संपत्ति होगा, राष्ट्र का होगा वो रिसोर्स, तो हमने नेशनल रिसोर्स बताया। और इंटरनेशनल